नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल नया सवेरा प्लस में। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका यह लेक्चर 14वां है। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 13 लेक्चर कर चुके हैं। जिन स्टूडेंटों ने उन 13 लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह जा करके उन 13 लेक्चर को देखें। मैंने उन 13 लेक्चर का लिंक, मतलब इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप लोग जा करके उन 13 लेक्चर को एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। जो 13वां लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा था, जो बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर तथा कूलाम के सदिश रूप पर आधारित था। आज के भी लेक्चर में हम लोग उसी टॉपिकों पर न्यूमेरिकल को देखेंगे और आज के लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को देखेंगे जो नीट में आया हुआ और बोर्ड में और कंपटीशन एग्जाम में और भी अन्य कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन स्टूडेंटों को न्यूमेरिकल नहीं लगाना आता है, थोड़ा बहुत भी नहीं, तो वह मेरे लेक्चर को देखें, इस लेक्चर को समझे अच्छी तरीके से, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से धीमे धीमे आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाना आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यह सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं अभी लिखूंगा वह नीट में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं वह क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, एक दो आवेशों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला अधिकतम बल कितना होगा। देखिए दोस्तों, यह जो न्यूमेरिकल है या बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत और कूलाम के सदिश रूप पर आधारित नहीं है। यह उससे पहले के जो लेक्चर थे उन सब, जब मैंने परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ाया था, उस पर यह क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लीजिए इसको। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पीछे का थ्योरी स्ट्रांग रहना चाहिए। यदि आप लोग पीछे का जो थ्योरी मैंने पढ़ाया उसको रिवीजन करके नहीं आए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब भी आप किसी भी टीचर के, मेरे नहीं कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर जब भी पढ़ने जाइए तो पीछे के जितने भी वो टीचर पढ़ाए हुए हैं उन सभी का रिवीजन करके जाइए, जिससे कि आप लोगों को कोई भी जब टीचर पढ़ाए तो उसमें तकलीफ ना हो। तो देखिए, जिन स्टूडेंटों ने रिवीजन नहीं किया है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अब जब भी आइएगा मेरे क्लास में तो आप लोग पीछे का रिवीजन करके आइएगा हमेशा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, समय कम है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन समझा देना चाहता हूँ आप लोगों को। यह कह रहा है, दो आवेश है जिनको एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाता है, तो बताइए उनके बीच कितना बल लगेगा, अधिक से अधिक कितना बल लग सकता है। तो मान लेते हैं हम लोग, सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं हम दो आवेश हैं। कौन कौन से? Q1 और Q2 हैं। उनके बीच की दूरी R है, तब देखिए, दो आवेश है Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी R है। यहाँ पर फिगर के माध्यम से मैं बता दे हूँ, यह Q1 है और इनके बीच यह Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखिए, ऐसा जब भी सवाल आता है के परावैद्युतांक वाला माध्यम में रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों आवेशों को वायु में रखते हैं, फिर जो के परावैद्युतांक वाला माध्यम है उसमें रखते हैं, फिर उसके बाद उन दोनों का भाग करते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग जब इन दोनों आवेशों को वायु में रखेंगे तब कितना बल लगेगा। तो देखिए, वायु वाले बल को हम लोग F0 से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब निर्वात या वायु में रखते हैं आवेश, तो जब मैंने टॉपिक पढ़ा था परावैद्युतांक, तो उस समय हमने भी वहां पर जो बल लग रहा था F0 से प्रदर्शित किया था। तो F0 के हो जाएगा, के अभी देखिए Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। यहाँ पर के का मान क्या हो जाएगा, F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और दूसरा देखिए, जब इसे हम लोग के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखेंगे तब कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख दे, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर, वाले माध्यम
में रखने पर, देखिए तब उस समय हम लोग एफएम से इसको डिनोट कर दे रहे हैं, मतलब यम माध्यम को, यम माध्यम है। तो यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाता है। मैंने जब परावैद्युतांक वाला न्यूमेरिकल कराया था उस पर आधारित, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर के जो परावैद्युतांक रहता है नीचे गुणा हो जाता है, और यहाँ पर Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। तो देखिए अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, के परावैद्युतांक में कितना बल लगेगा अधिक से अधिक। तो देखिए यह समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हम लोग समीकरण 1 में 2 से भाग कर दे रहे हैं। देखिए जब 1 में 2 से भाग करेंगे तो ये F0 है 1 वाला, और नीचे FM 2 वाला है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर, और यह नीचे वाला पूरा है बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर कट जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या आप लोगों का, देखें यहाँ पे बचेगा F0 बटे के FM बराबर 1/, फिर पूरे के बटे 1/k हो जाएगा, क्योंकि यह बटे में 1 बटे के है, तो यहाँ पर पूरा आएगा क्या के। तो एफएम का मान हम लोग ज्ञात करना है, एफएम बराबर क्या हो जाएगा F0/k हो जाएगा। तो जो बल लगेगा हम लोग के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर, वह जो निर्वात में बल रहेगा उसका के गुना कम हो जाएगा, अतः बल के गुना कम हो जाएगा, अतः बल के गुना कम हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। देखिए हमने वहाँ पर जब परावैद्युतांक पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने निष्कर्ष में निकाला था कि F0/FM बराबर के होता है, यह निकाला था। तो आप लोग डायरेक्ट, यदि यह निष्कर्ष पता है तो आप लोग एकदम पूरा 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं कि FM का मान निकालना है, और हम लोगों को तो के दिया है तो हम लोग निकाल सकते हैं FM बराबर F0/k। तो देखिए यही बात आ गया, यहाँ पूरा निगमन हुआ है इसी सूत्र का। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि जब दो आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है तो उनके बीच जो अधिकतम बल लगेगा वह निर्वात में जो लगने वाला बल है उसका 1/k गुना हो जाएगा, मतलब k गुना बल कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल की ओर, जो अब हमारी जो टॉपिक है मतलब कूलाम के नियम का सदिश रूप और बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत उस पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं, जो बोर्ड में भी पूछा गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का जो मैं अभी न्यूमेरिकल लिखूंगा इसी तरह का न्यूमेरिकल बोर्ड में आप लोगों के आते हैं और कंपटीशन में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक उस न्यूमेरिकल को समझिएगा, क्योंकि उसी तरह का न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं। तो मैं जब यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसी तरह के न्यूमेरिकल और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे मैं आप लोगों को लाऊंगा। तो ध्यान पूर्वक यहाँ पर न्यूमेरिकल समझ लीजिए एक, और आप लोगों के बुक में जितने भी न्यूमेरिकल उस तरह के होंगे आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं अपने तरफ से जितने अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल होंगे उन सभी को अंत में, जब यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके अंत में एक दो वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल रहेंगे, उसमें आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखिए दोस्तों जो अगला न्यूमेरिकल है वह क्या है, एक बार पढ़ दे रहा हूँ। देखिए भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी तथा डी में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ क्या कर रहा है। देखिए यह क्वेश्चन जो है पहले तो आप लोग जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड में पूछे जाते हैं। और देखिए आगे हम जब पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस क्वेश्चन को यदि आप लोग अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तो वहां पर भी आप लोगों को उन क्वेश्चनों में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉपिक है उसमें भी जो क्वेश्चन आएंगे इसी तरह के पूछे जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर एक तीर से दो शिकार होंगे। यदि इसको समझे रहेंगे तो जो आगे की टॉपिक आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको भी क्वेश्चन को आसानी से आप लोग कर जाएंगे। तो देखिए इसको समझ जाइए। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यह कह रहा है एक वर्ग आप लोग वर्ग जानते ही होंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो देखिए यह बोल रहा है एक ए भुजा वाली, जिसकी मतलब देखिए एक वर्ग है जिसके भुजा की लंबाई ए है। देखिए यहाँ पे मैं चित्र बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए।
देखिए यहाँ पे एक वर्ग है, अगर लाइन भी टेढ़ी होगी तो आप लोग जान जाइएगा कि यह 90 अंश पर है, क्योंकि स्केल से मैं नहीं खींच रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक वर्ग है या एक कोना है, ए बी और सी और डी आपका यह है। यह बोल रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है, ठीक है। ये देखिए प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है। यह बोल रहा है, देखिए फिर बोल रहा है कि प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा गया, प्रत्येक कोने पर आवेश की मात्रा क्यू है। मतलब यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है। तो मैं इसको दूसरे पेन से बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या आवेश है, क्यू है, क्यू है, यहाँ इस कोने पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू आवेश रखा हुआ। तो बोल रहा है क्वेश्चन यह जो बिंदु डी पर आवेश रखा गया, इस पर बताइए कितना पूरा बल लग रहा है, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, मतलब इस पर पूरा नेट बल कितना लग रहा है, पूरा परिणामी कितना लग रहा है। तो देखिए इसी को हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, पहले चित्र एकदम पूरा कंप्लीट कर देते हैं कि मतलब कौन कितना बल लगा रहा है। देखिए यहाँ पर जो बल लगा रहा है यह ए लगाएगा डी पर, तो हम लोग इस बल को क्या कहेंगे, देखिए दूसरे पेन से बना रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ ए लगाएगा डी पर, पहले आवेश लगाएगा, देखिए यहाँ पर ए लगाएगा तो इस एफ डी पर लगा रहा है तो डी पहले आएगा, ए लगा रहा है तो ए बाद में आएगा। यह लगाएगा क्योंकि यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगेगा, तो यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यही है, तो इसी के दिशा में लगेगा। अब हम लोगों का बल, क्योंकि कूलाम के नियम ने कूलाम ने कहा था कि जब मतलब जो आवेश बल लगता है वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो यह देखिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का यही दिशा है, तो इसी दिशा में बल लगेगा। और समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर दूर हो गया, मतलब एफ डी ए। अब देखिए सी लगाएगा, ए पर कितना डी पर कितना लगाएगा, तो देखिए यह भी लगाएगा, कितना लगाएगा यहाँ पर, यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, यह लगाएगा एफ डी सी, डी पर लग रहा है सी के कारण। अब देखिए यह बी लगाएगा डी पर, कितना बल लगाएगा, देखिए यहाँ पर लगा रहा है यह बल, हम खींच दे रहे हैं, मतलब यह मिला दे रहे हैं पहले इस तरह से डॉटेड करके, आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए यह बी लगाएगा डी पर, यह भी लगाएगा, इस दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में ही लगाएगा, कितना लगाएगा, एफ डी बी लगाएगा। यह इतना बल लगाएंगे। अब देखिए यह जो बल यहाँ पर आया, देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जो कोण होता है 90 अंश का होता है, ठीक है। यह पूरा 90 अंश है, यह पूरा 90 अंश है, यह भी 90 अंश है और यह भी 90 अंश। यह जो है विकोण है, इसकी हम लोगों को लंबाई, देखिए हम लोगों को बल निकालने के लिए किन्हीं भी दो आवेशों के बीच बल निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या आवश्यकता होती है, एक तो दोनों आवेशों का परिमाण आवश्यकता होती है और उनके बीच की दूरी। उन दोनों मतलब यह दोनों अगर चीज हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग किसी भी आवेश, किन्हीं दो आवेशों के बीच बल की गणना कर सकते हैं। तो देखिए ए और डी के बीच यदि बल की गणना करनी हो तो हम लोग को दोनों आवेशों का परिमाण पता है क्यू क्यू, और उनके बीच की दूरी भी पता है, तो इन दोनों के बीच मतलब इस बल का मान तो हम लोगों को पता चल जाएगा। फिर देखिए क्यू मतलब डी और सी के बीच भी हम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का परिमाण पता है आवेशों का और इनके बीच की दूरी पता है। तो हम लोगों को इस तरीके मतलब फार्मूला लगा के यह बराबर के Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर से लगा के हम लोगों को इस बल का परिमाण पता चल जाएगा। इसका परिमाण पता चल गया और इसका परिमाण पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं इसका परिमाण पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर आवेश का परिमाण तो हम लोगों को मतलब आवेश का मान पता है, लेकिन इनके बीच की दूरी पता नहीं है। तो देखिए बीच की दूरी पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक, देखिए यहाँ 90 अंश है, एक भुजा यह है और एक भुजा यह है, इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई 1 है और हम लोगों को यह दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए यह एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं। देखिए यहाँ पर यह 90 अंश समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 अंश होता है। तो देखिए यहाँ पर एक कोण 90 अंश है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो देखिए एक कोण 90 अंश हो गया, इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस कर्ण का निकाल सकते हैं कि लंबाई कितनी है कर्ण की। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए यह लंब है या आधार है, आप लोग कोई भी इसमें लंब आधार ले सकते हैं। मैं इसको लंब ले रहा हूँ, इसको आधार। तो देखिए लंब इधर मैं एक साइड कोने में लगा दे रहा हूँ, क्योंकि उसको बार बार मैं एकदम
नहीं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर लंब का वर्ग, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े ही होंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। देखिए यल से हमने लंब दिखा दिया और बी से आधार मतलब बेस, ठीक है। तो देखिए लंब का वर्ग प्लस आधार, लंब कितना है ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस फिर आधार भी कितना है ए ही है, तो ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² हो गया, मतलब कर्ण को के से हम दिखा दे रहे हैं इसी तरह। तो देखिए के का स्क्वायर, तो के को हम लोग कर्ण को ज्ञात करना है, तो अंडर रूट में 2a²। तो देखिए अंदर से a² है तो a मतलब बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में आपका 2 बच जाएगा। तो इसकी लंबाई जो कर्ण है उसकी लंबाई क्या हो गई a√2 या फिर √2a, ठीक है। यह हो गई आप लोग कर्ण की लंबाई। तो हम लोगों को इस तरह से इसका भी मान पता चल जाएगा। देखिए परिमाण पता चल गया, इनके बीच की दूरी पता चल गई, तो इसका भी परिमाण पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बल है सभी की दिशा अलग अलग है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। तो हम लोग को डी पर जो नेट अगर निकालना हो तो उसकी हम लोगों को दिशा एक ही करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग इन लोगों को पहले परिमाण लिख लेते हैं, उसके बाद कैसे डायरेक्शन एक करेंगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए मैं जल्दी इन सभी का परिमाण लिख दे रहा हूँ। देखिए आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले मैं इसका लिख दे रहा हूँ, FDA बराबर हो जाएगा क्या के आपका मतलब के का मान हो जाएगा 1/4πε0, आप लोग जानते ही होंगे। और Q1 मतलब Q1 की जगह पर Q रहेगा और फिर से Q2 की जगह पर Q रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के बीच, और R यहाँ पर दूरी इनके बीच क्या है पहले मतलब D और A के बीच हम बल ज्ञात कर रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी A है, तो A का वर्ग हो जाएगा। यह एक मतलब इसकी दिशा क्या है A से D की ओर, मतलब इस तरह सिंबल बस बना दे रहा हूँ, A से D की ओर इसकी डायरेक्शन है इस बल की। अब दूसरा जो बल है वह लग रहा है कितना DC लग रहा है, DC का हम लोग ज्ञात करें। यह के यहाँ पे देखिए Q1 और Q2 दोनों का मान कितना है Q है, तो Q² मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसी तरह मतलब Q1 भी है Q2 है, दोनों का परिमाण बराबर है, तो Q² हो जाएगा। और बीच की दूरी A है, तो A का वर्ग, और डायरेक्शन इसकी क्या है मतलब दिशा क्या है C से D की ओर। और जो तीसरा बल है आपका FDB है, उसका मान क्या हो जाएगा Q का मतलब जब गुणा होगा Q1 Q2 दोनों तो सेम ही है, मतलब Q है, तो Q में Q का जब गुणा होगा Q² होगा, और बीच की दूरी क्या है a√2, इसका वर्ग होगा। और डायरेक्शन आपका क्या है B से D की ओर है, ठीक है। देखिए अब देखिए इसका मतलब इसी को और सिंपलीफाई कर रहा हूँ। देखिए Q², देखिए √2 का वर्ग होगा तो 2 आ जाएगा, और A का वर्ग हो जाएगा तो A², तो 2a² हो गया, B से D की ओर हो गया। अब हम लोगों को देखिए क्या करना है, अब सभी बलों की डायरेक्शन एक दिशा, मतलब सभी का दिशा एक दिशा में हम लोग करना है। जो इधर लग रहा है इधर लग रहा है, सभी को एक दिशा में, किसी भी एक दिशा में कर रहे हैं। तो देखिए यह जो बल है मैं इसको चाहता हूँ इस दिशा में लगे, और यह जो बल है इस दिशा में लगे। इस दिशा में लगेगा तो तीनों बल एक ही दिशा में लगेंगे, तो पूरा हम लोगों को नेट पता चल जाएगा कि कितना बल लग रहा है। देखिए यहाँ से अब देखेंगे कि कितना इसके बीच एंगल है, यह कितना बना रहा है और यह कितना बना रहा है इससे एंगल। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो विकर्ण होता है वर्ग का विकर्ण वह कोणों को समद्विभाजित करता है, मतलब 45 अंश का कोण इधर बनाएगा और 45 अंश का कोण इधर बनाएगा। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण से यह एक रेखा जा रही है, देखिए यहाँ पर एक रेखा यह जा रही है, आप लोगों को देख रहा हूँ। देखिए इसको मैं कौन सी D और C वाले को बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब FDC और C वाले को रेखा को बता रहा हूँ। एक रेखा यह जा रही है और एक रेखा यह जा रही है। तो देखिए यह दोनों इस तरह से काट रही हैं, देखिए यहाँ पर काट रही हैं और इस तरह से काट रही है, और इनके बीच का 45 अंश एंगल है इन दोनों के बीच। तो शीर्षाभिमुख कोण से यह भी 45 अंश हो जाएगा, तो यह आपका एंगल कितना हो गया 45 अंश। अब देखिए यह एक रेखा जा रही है और फिर से एक रेखा ऐसे जा रही है, देखिए एक ऐसे आई है या एक ऐसे, या AD वाली है या DB वाली है, ठीक है। तो यह एंगल आपका 45 है, तो यह भी शीर्षाभिमुख कोण से 45 हो जाएगा, तो यह भी कितना आपका हो गया 45 अंश।
अब देखिए हम लोग सदिशों का घटकों में उनके वियोजित करना है। तो देखिए सदिशों का घटकों में वियोजन हम लोग कैसे करते हैं, उस आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि सदिशों को घटकों में कैसे उनको वियोजित करते हैं। यदि नहीं भी पढ़े हुए हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ कि उनको कैसे घटकों में वियोजित करते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई यहाँ पर एक सदिश है जो यहाँ से मान लीजिए कोई सदिश है, यहाँ पे 45 अंश का कोण बना, मान लीजिए एफ ही है, ठीक है, एक सदिश है। इसको यदि उसके घटक में वियोजित करना होगा तो देखिए घटक में इसके दो घटक होंगे, एक एफ कास थीटा होगा, एक एफ साइन थीटा होंगे, जो एक दूसरे से 90 अंश पर आएंगे। तो देखिए जिधर एंगल रहता है उधर हम लोग एफ मतलब कास थीटा लेते हैं, तो इसका हो जाएगा एफ कास थीटा हो जाएगा इधर, और जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर इसके लंबवत लेते हैं कास थीटा के, एकदम लंबवत जाएगा। आप लोग यदि लंबवत नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग जान जाइएगा कि यह पूरा 90 डिग्री है, 90 अंश, तो इधर एफ साइन थीटा हो जाएगा। देखिए घटक में कैसे वियोजित करते हैं, जिधर एंगल रहता है उधर कास थीटा आता है, जिधर एंगल नहीं रहता उधर साइन थीटा आता है, और यह जो दोनों घटक रहते हैं वह हमेशा 90 अंश पर होते हैं। तो देखिए हम लोगों को इसको वियोजित करना इस डायरेक्शन, पहले तो हम लोगों को यह डिसाइड कर लिया है कि हम लोगों को सभी बलों को इस डायरेक्शन में लाना है। तो देखिए हम लोग इसको वियोजित करेंगे या एफ डी ए को वियोजित करेंगे, तो देखिए यह इसका एक घटक मतलब इधर एंगल बना रहा है या इससे एंगल बना रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा एफ कास थीटा आ जाएगा, और इसके 90 अंश एकदम इसके परपेंडिकुलर एकदम 90 अंश डायरेक्शन में आपका साइन थीटा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक अलग बना दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखूंगा तो बहुत ही ज़्यादा एक में ज़्यादा हो जाएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए मैं इधर समझा दे रहा हूँ, बस आप लोग समझ जाइएगा, और डायरेक्ट जैसे लिख रहा हूँ उसी तरह आप लोग कोई भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम में लिख रहे हो तो वहाँ पर उसी तरह लिख दीजिएगा। यहाँ पर घटक मत दिखाइएगा, मैं यहाँ पर आप लोग समझा दे रहा हूँ कैसे घटक में यह टूट रहा है और कैसे कैसे मतलब क्या क्या बच रहे हैं। तो देखिए यह देखिए यहाँ पर डायरेक्शन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं सबसे पहले इसको तोड़ रहा हूँ, ठीक है, एफ डी ए को तोड़ रहा हूँ। देखिए एक यह ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पर एक यह डायरेक्शन मतलब इसका यह जो एफ डी बी का डायरेक्शन, ठीक है, यह मतलब 45 अंश है, ठीक है, यह एफ डी ए। तो देखिए मैंने क्या बताया, जिसको हम लोग को तोड़ना होता है, जिस सदिश को तोड़ना होता है जिधर एंगल होता है उधर कास थीटा आता है। तो देखिए इसके इधर एंगल में इधर मतलब जब यह टूट के आएगा इसी दिशा में, इसी सदिश पर एक सदिश आएगा, इसका भाग आएगा, वह आएगा एफ डी ए कास थीटा आएगा, ठीक है, इसी पर आएगा, और इसके लंबवत एकदम जाएगा जो यह सदिश गया। इस सदिश को मत देखिए, इसी पर मतलब एक आया सदिश एफ डी ए कास थीटा, तो इसके लंबवत एकदम जाएगा, कौन सा जाएगा, एफ डी ए साइन थीटा आएगा, यही आएगा आपका इसका घटक। अब देखिए इसी में मैं आपको देखिए दोस्तों, इसी में मैं एकदम इसको भी मतलब जो एफ डी सी है उसको भी तोड़ के बता रहा हूँ। देखिए इसको दूसरे पेन से मैं बना रहा हूँ, रेड पेन से। देखिए यहाँ पर या तो एफ डी ए कास थीटा, आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर एफ डी ए कास थीटा है। तो देखिए अगर यह इस तरह से देखिए यहाँ पर यह जो है यह है आपका क्या है, एफ डी सी है। देखिए यहाँ पर यह भी 45 अंश बनाया है, यहाँ पर यह भी आप लोग दिख रहा हो यह भी 45 अंश है। देखिए यह 45 अंश है, यहाँ पर यह 45 अंश है, 45 अंश यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 45 अंश यह भी बनाया हुआ है इस एंगल से। तो देखिए जिधर कोण रहता है, जिधर एंगल बनाता है उधर कास थीटा आता है, तो इसका घटक एक आएगा इधर एफ, देखिए एफ डी सी कास थीटा आएगा, और इसका आया था इधर मतलब इसको भी लिख दे रहा हूँ, इसका आया था एफ डी ए कास थीटा आया था। तो देखिए इधर मतलब थीटा की जगह मतलब 45 अंश है, तो यहाँ पर 45 रहेगा। यहाँ पर मैं थीटा बार बार लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग जान जाइएगा थीटा की जगह पर 45 रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसका घटक एक आया इधर एफ डी सी कास मतलब 45 मतलब यहाँ पर थीटा बार बार बोलूंगा मैं। देखिए एफ डी सी कास थीटा आया, और इसका आया एफ डी ए कास थीटा, इसका तो इधर लंबवत मतलब इधर दूसरा आया एफ डी ए साइन थीटा, इसका भी इसी के एकदम लंबवत जाएगा, इसी के जो एकदम है ना इसी के लंब मतलब डायरेक्शन में आएगा, विपरीत डायरेक्शन में आएगा। तो यह आएगा एफ डी सी
साइन थीटा। देखिए यहाँ पर एफ डी सी, देखिए साइन थीटा बराबर है, और एफ डी सी और एफ डी ए, यहाँ पर देखिए एफ डी ए का मान कितना है, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर है, और डी सी का मान कितना है, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। तो देखिए दोनों का परिमाण भी समान है लेकिन डायरेक्शन विपरीत है। देखिए जब सदिश में परिमाण समान रहता है और दिशा विपरीत रहती है तो वो दोनों कट जाते हैं। जैसे मान लीजिए यह पेन है, इधर मैंने इस तरफ से इसको खींचा और इधर इसको मैंने खींचा, तो यह किधर जाएगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा, बीच में रुक जाएगा एकदम, क्योंकि मैंने इस पर बराबर बल लगाया है, इधर भी बराबर, विपरीत दिशा में, मतलब एक इधर लगाया है एक इधर की ओर लगाया, तो विपरीत दिशा में लगे हुए हैं, तो इस पर जो नेट होगा एकदम उस पर बल ही मतलब काम नहीं करेगा, नेट बल एकदम शून्य हो जाएगा। तो इसी तरह से यह दोनों घटक रहते हैं, तो यह दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, मतलब काट देते हैं, मतलब इन दोनों के कारण कोई भी बल इस बिंदु डी पर नहीं लगता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए एफ डी सी साइन थीटा और एफ डी ए साइन थीटा जो दोनों होते हैं डी बिंदु पर एकदम एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं और परिमाण में बराबर हैं, इसीलिए एक दूसरे को काट दिए हैं। यदि परिमाण में बराबर नहीं होते, दोस्तों एक बात सुन लीजिए, यदि परिमाण में बराबर नहीं होते तो इन सभी के कारण भी, इन दोनों के कारण भी कुछ ना कुछ बल लगता, लेकिन ये दोनों परिमाण में बराबर, इसीलिए एक दोनों निरस्त कर देंगे। तो बिंदु डी पर केवल और केवल किन के कारण बल लगेगा, नेट बल लगेगा। देखिए एक लगाएगा आपका बल लगाएगा एफ डी बी लगाएगा, दूसरा लगाएगा एफ डी कॉस थीटा, और तीसरा लगाएगा एफ डी ए कॉस थीटा लगाएगा, मतलब 45 अंश यहाँ पर थीटा की जगह पर रहेगा। आप कहेंगे कि यह कितने, यह कहाँ पे गए, इन दोनों को हम लोगों ने तोड़ दिया है। जब तोड़ेंगे मतलब घटकों में वियोजित कर देते हैं तो जान जाते हैं कि जब मतलब सिर्फ घटक ही उनके अब काम करते हैं, इन यह दोनों बल नहीं काम करते। एक बात ध्यान रखिएगा, जब घटक में हम लोग तोड़ देंगे किसी भी सदिश को तो उसको हम लोग भूल जाते हैं कि वहाँ पर मान लीजिए वो है ही नहीं। अब यह दोनों मतलब यह दोनों यहाँ पर जब इनको तोड़ दिया है तो यह दोनों सिर्फ कार्य करेंगे, इनको नहीं हम लोग अब करते हैं कि मतलब यह कार्य ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से यह दोनों तो निरस्त हो गए, एक दूसरे को काट दिए, लेकिन यहाँ पर यह बिंदु पर सभी लोग एक ही डायरेक्शन में, यह एफ डी बी लग रहा है, एफ डी सी कॉस थीटा लग रहा है और एफ डी ए कॉस थीटा लग रहा है। तो यह तीनों बल के कारण इस पर बिंदु डी पर पूरा बल लगेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग कहीं पर भी यूट्यूब पर आप लोग ढूंढ लीजिएगा, इस तरीके से कोई भी नहीं समझाया है। तो यदि आप लोगों को यह समझ में आया तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग लाइक वीडियो को नहीं करते हैं, और और शेयर भी वीडियो कर दीजिए। तो देखते हैं, देखिए अब नेट हम लोग लिखेंगे बिंदु डी पर, अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, बिंदु डी पर नेट बल कितना हो जाएगा, एफ नेट लिख दे रहे हैं, मतलब पूरा बल कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना होगा, एक तो लगेगा एफ डी बी, मतलब यह जो लग रहा है यह लगेगा, और प्लस दूसरा लगेगा हम लोगों ने क्या लगाया, एफ डी सी और कास 45 अंश लगा देंगे। यहाँ पर थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि 45 हम लोग एंगल पता है, यहाँ पर थीटा मैं ले रहा था, और प्लस रहेगा आपका एफ डी ए कास 45 अंश आपका हो जाएगा। यह 45 अंश है, आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए यह मतलब कैसे किस कारण से हम लोग जोड़े हैं, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से। किस सिद्धांत से जोड़े हैं इसको, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से, क्योंकि बलों का अध्यारोपण सिद्धांत करता है यदि किसी बिंदु पर नेट बल ज्ञात करना है तो जितने बल लग रहे हैं सभी को जोड़ दीजिए। तो हम लोगों ने जोड़ा, यहाँ पर लिख सकते हैं, यह देखिए इसको हम लोग रफ कार्य में यह है पूरा, तो यहाँ पर मतलब कोष्टक में ब्रैकेट में लिख सकते हैं बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से। आप लोग लिख सकते हैं बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से, जगह नहीं है कम है तो इतने में ही समझाना होगा आप लोग, क्योंकि पेज पलट जाएगा तो आप लोगों को समझने में परेशानी होगी। तो देखिए यहाँ पर एफ डी बी का क्या है, देखिए एफ डी बी कितना लग रहा है, देखिए एफ डी बी आप लोगों का लग रहा है यहीं पर, मतलब एफ नेट आप लोगों का रहेगा ही, तो मैं यहीं से लिख दे रहा हूँ। एफ डी बी कितना है, के क्यू स्क्वायर बटे के 2a स्क्वायर,
इसकी डायरेक्शन देखिए, यह सभी जितने भी सदिश रहेंगे पूरा का मतलब परिमाण जितना आएगा वो आएगा, मतलब जोड़ने के बाद आएगा। और देखिए इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन हमेशा आप लोगों की अब बी से डी की ओर रहेगी, क्योंकि सभी इसी दिशा में लग रहे हैं, इसीलिए सभी की दिशा क्या हो जाएगी, बी से डी की ओर हो जाएगी। मतलब पूरा डायरेक्शन इधर लिख देंगे, बाद में जब हल कर देंगे तो दिशा क्या हो जाएगी, बी से डी की ओर हो जाएगी। अब देखिए यह एफ डी सी कितना है, एफ डी सी का मान है के क्यू स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर, और काश 45 अंश का आप लोग मान जानते होंगे 1/√2 होता है, तो 1/√2 प्लस हो जाएगा इसका भी। देखिए के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1/√2, तो सभी को आप जोड़ दीजिए, बस जैसे जोड़ते हैं मतलब 2 + 2 = 4, उसी तरह आप जोड़िए। देखिए के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर को कॉमन कर दे रहा हूँ, क्योंकि सभी में यह के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर पूरा कॉमन हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और देखिए 1/√2 और 1/√2, तो 2/√2 हो जाएगा। देखिए अब लॉसा ले लीजिए, देखिए यहीं पर मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए दूसरे पेन, यहाँ पर मैं दूसरा पेन का यूज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर देखिए यह क्यू है या ए है, ऐसा नहीं कि यह दोनों ए ही हैं या फिर क्यू ही, समझ जाइएगा यहाँ पर क्यू है या ए है। देखिए यहाँ पर लॉसर लेंगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर √2 + 4, इस तरीके से आप लोग इसको मतलब देखिए यहाँ पर मतलब तिर्यक गुणा किए हैं हमने, यहाँ पर √2 हो गया है, यहाँ पर 4 हो गया और 2√2 हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा। यदि आप लोग कॉमन करना चाहते हैं, इसमें से √2 कॉमन हो जाएगा, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ से, या फिर इसी तरह इसको भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग कॉमन कर लीजिए। देखिए यहाँ से कॉमन मैं कर दे रहा हूँ। देखिए के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन करेंगे √2, तो देखिए √2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ इसको देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और 2 को क्या लिखते हैं, √2 का वर्ग, मतलब √2 × √2, 1 2 को लिख सकते हैं, फिर √2 × √2। तो देखिए यहाँ पर पूरा 4 √2 का गुणा हुआ है 4 में, ठीक है, मतलब √2 × √2 × √2 × √2, मतलब 4 बार √2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो देखिए एक √2 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो 3 √2 बच जाएगा। और देखिए यहाँ से हमने कॉमन किया √2 को, और आपका 1 + 3√2 है, और 3√2 देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, उधर दिख नहीं रहा होगा। देखिए यहाँ से पूरा एफ नेट आपका, देखिए यहाँ से पूरा देख लीजिए, एफ नेट जगह की कमी है, प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर के क्यू स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर यहाँ से √2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 + 3√2 बटे के क्या है आपका 2√2, तो √2 से √2 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसी को ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 1 + 3√2/2 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, एफ नेट आ जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ से इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो इसकी दिशा आप लोगों को यदि मतलब इधर डायरेक्शन लिखना होगा तो आप लोग लिख देंगे बी से डी की ओर। देखिए एक बार आप फिर से समझ जाइएगा इसको अच्छे से, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसी तरह से बोर्ड में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में यह बहुत क्वेश्चन आता है इसी तरीके से, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या रहा है, क्वेश्चन कहा है कि एक वर्ग जिसकी भुजा ए है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है, और इसके प्रत्येक कोने पर क्यू आवेश रखे हुए हैं, तो डी पर पूरा नेट बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, देख लिया कि डी पर कितने कौन कौन से बल लगे। ए के कारण एफ डी ए लग रहा है, सी के कारण एफ डी सी लग रहा है, बी के कारण एफ डी बी लग रहा है। तो पूरा इनका पहले परिमाण देख लिया और किस किस डायरेक्शन में है वह देख लिया। तो देखिए यह पूरा परिमाण है यह। फिर उसके बाद हमने क्या किया, तो देखिए डी पर हमने पूरा निकालने के लिए नेट सभी को एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लिया, एक डायरेक्शन में डीबी के। तो देखिए इनको मैंने घटकों के रूप में तोड़ा, तो सबसे पहले डीबी को तोड़ा, तो डीबी का कास्ट थीटा इधर आ गया, क्योंकि एंगल की ओर कास्ट थीटा रहता है, तो यहाँ पर कास्ट थीटा आ गया एफ डीबी के दिशा में। यहाँ पर दिख नहीं रहा है आप लोगों को, देखिए एफ डीबी के दिशा में कास्ट थीटा आ गया, और फिर साइन थीटा इधर इसके लंबवत हो गया, और एफ डी सी का जब तोड़ा तो यह भी कास्ट थीटा इसी दिशा में आया, और लंबवत इसके साइन थीटा गया, तो साइन थीटा फाइन थीटा से कट गया।
गया है, क्योंकि मतलब FDC और FDA का परिमाण यहाँ से आप लोगों को देख सकते हैं बराबर है एकदम, तो इसीलिए कट गए हैं क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है। फिर हमने देखा तब देखिए यह तीनों बल एक ही दिशा में, मतलब FDB FDC cos थीटा FDA cos थीटा तीनों एक ही दिशा में लगे हैं, और यहाँ पर थीटा का मान 45 अंश है इसीलिए 45 अंश रखा। फिर सभी का मान रखते गए, फिर हल करते गए, तो अंत में आया है आप लोगों का आंसर KQ² A² + 1 3√2/2, और दिशा क्या है, बी से डी की ओर आप लोगों की दिशा आई है बल का। यही आप लोगों का आंसर है। उम्मीद करता आप लोगों को यह न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो चुकी है और भी न्यूमेरिकल थे, लेकिन उन सभी को अब नहीं बताऊंगा। और अब हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे कि अब हम जो अगला लेक्चर आएगा 15वां, उसमें हम लोग आगे के टॉपिक को करेंगे, क्योंकि सिलेबस पीछे चल रहा है। और जब यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब मैं न्यूमेरिकल लाऊंगा 1-2 वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।